साथियों नमस्कार। मैं कवयित्री डॉक्टर अनु सपन मध्य प्रदेश भोपाल से शब्दाक्षर साहित्यिक पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहली बार मैं इस पटल पर उपस्थित हूँ और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। रवि प्रताप जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूं और उन्हीं के निवेदन पर, उनके अनुरोध पर, उनके आग्रह पर, उनके आदेश पर यूं कहूं अगर, मैं आज इस पटल पर हाजिर हुई हूं। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और भी आ जाएं तो मैं फिर अपनी बातचीत शुरू करूं। निशान सिंह जी आपका स्वागत है। ब्रजेंद्र मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे। मैं अपनी काव्य यात्रा की थोड़ी सी बातचीत मैं शुरू करूं कि मैंने कहाँ से अपनी काव्य यात्रा आरंभ की। तो मैं बचपन से ही मुझे लिखने का शौक रहा और स्कूल लाइफ में जब मैं कक्षा 7 या 8 में पढ़ती थी, तब से मैं कुछ अपना टूटा फूटा लिखती थी। और कक्षा 9 में आके मुझे एक इतने अच्छे कवि और मेरे गुरु जो मुझे हिंदी पढ़ाते थे, हुक्मपाल सिंह विकल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके सानिध्य में, उनके साथ रह कर के मैंने कुछ कविता की जो भी मेरी खामियां थी छोटी छोटी, जो उनसे मैंने अपनी जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और इसके बाद मैं हाई स्कूल पास करने के बाद मैं भोपाल आ गई, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तहसील प्लेस है, वहाँ का मेरा जन्म है। और मेरी हाई सेकेंडरी की शिक्षा वहाँ हुई, सरोजनी नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल में। इसके बाद मैं भोपाल आई तो यहाँ महारानी लक्ष्मी कन्या महाविद्यालय में मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। और फिर मेरी कविता को थोड़ी सी उड़ान मिली और मुझे शहर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कवि यहाँ मिले और उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में बैठकर मैंने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। और फिर वो यात्रा मेरी धीरे धीरे गति लेने लगी। और 91 में मुझे राजीव गांधी युवा कवि का नेशनल अवार्ड भी मिला। और वहाँ से फिर मेरी काव्य यात्रा को ज़रा और पंख लगे और मुझे लोगों ने बुलाना आरंभ किया। तो मैं अपने शहर के आसपास जो 40, 50, 60, 100 किलोमीटर की रेंज में जो तहसील प्लेस थे, कस्बे थे, वहाँ मैं काव्य पाठ करने के लिए जाने लगी और लोगों से सराहना मुझे मिलने लगी, लोग मुझे पसंद करने लगे। ऐसे करते करते ये सिलसिला मेरा कविताओं का शुरू हुआ। और भी बातचीत में बीच बीच में करती रहूँगी, बताती रहूँगी, जो भी मुझे याद आता रहेगा। बहरहाल आप कहेंगे कि बातें ही करती रहूँगी, कुछ सुनाऊँगी नहीं, तो मैं अब शुरू करती हूँ। मेरी सबसे पहले मेरी ये एहसास जो मोती हुए गज़ल संग्रह 2003 में आया था। इसके बाद अभी 2018 में मैं बता दूँ, गज़ल के अलावा मेरा गज़ल पर शोध है, हिंदी गज़ल और दुष्यंत कुमार पर मैंने PhD किया है। लेकिन मेरा गीत पर भी काम है थोड़ा बहुत। ये मेरी गीत की किताब आ मन तुझसे बात करूं, ये 2018 में आई है और अभी अगली मेरी किताब की तैयारी चल रही है। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं किसी का नाम ना ले पाऊं अगर, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर चले जाते हैं।
तो मुझे क्षमा करें। सत्येंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, अल्पना सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई लोग जो के नाम जल्दी से ऊपर चले गए हैं जिन्हें मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ बातचीत के दरमियान, तो मुझे क्षमा करें मैं नाम ना ले पाऊँ। तो अभिषेक मिश्रा जी, अल्पना जी, चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। और तो सबसे पहले मैं कुछ मुक्तक अपने सुनाती हूँ जो मैं कवि सम्मेलनों में भी सुनाया करती हूँ, और आपने किसी न किसी माध्यम से शायद सुने हों और कुछ लोगों ने ना भी सुने हों। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ प्रेम के, सुनिएगा। प्रीत का छंद पा लिया हमने, मन का आनंद पा लिया हमने, आपके बोल पढ़ लिए जब से, गीत गोविंद गा लिया हमने, गीत गोविंद गा लिया हमने। याद जब जब तुम्हारी आती है, आँख एक छंद गुनगुनाती है, रात पढ़ती है प्रेम के दोहे, धूप चौपाइयाँ सुनाती है, धूप चौपाइयाँ सुनाती है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने कि रात दिन मोह पाश होते हैं, प्रेम की एक तलाश होते हैं, जिंदगी बाग बाग होती है, आप जब आस पास होते हैं, आप जब आस पास होते हैं। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपके मन तक पहुँचेंगी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपसे दूर रह नहीं पाते, अब ये तन्हाई सह नहीं पाते, मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, होठ कायर है कह नहीं पाते, होठ कायर है कह नहीं पाते। आप जब संग संग चलते हैं, फूल भी करवटें बदलते हैं, देख चेहरे पे सैकड़ों जुगनू, चांद तारे भी हाथ मलते हैं, चांद तारे भी हाथ मलते हैं। और 2-4 मुक्तक और सुनाती हूँ कि कब सही राह पे चलते होंगे, कब सही राह पे चलते होंगे, और गिर गिर के संभलते होंगे, प्यार और चाहतों की बस्ती में लोग हैं लोग तो जलते होंगे, लोग हैं लोग तो जलते होंगे।
ये जो हम जिंदगी को जीते हैं, एक सागर सी प्यास पीते हैं। वक्त ने जख्म जो दिए हमको, आंसुओं से उन्हीं को सीते हैं, आंसुओं से उन्हीं को सीते हैं। मुझको तेरी बड़ी जरूरत थी, बेबसी से भरी मोहब्बत थी। तेरे होठों पे मेरा नाम रहा, मेरी आँखों में तेरी सूरत थी, मेरी आँखों में तेरी सूरत थी। और कुछ और मुक्तक भी सुनाती हूँ, क्योंकि ये मुक्तकों की श्रृंखला चल रही है तो मेरा मन है कि कुछ और मुक्तक भी सुना दूँ आपको इसी क्रम में। प्राण जब तलक होंगे, प्राण जब तलक होंगे, रास्ता निहारूंगी। प्राण जब तलक होंगे, रास्ता निहारूंगी। चाहते हो तुम जैसा खुद को मैं संवारूंगी, वो घड़ी भी आएगी, एक दिन अकेले में तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें पुकारूंगी। तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें पुकारूंगी। और ये मुक्तक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे, इस उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ कि शर्त है कि दर्दे दिल हर किसी से कहना नहीं। शर्त है कि दर्दे दिल हर किसी से कहना नहीं। मुस्कुराते रहना है, आंसुओं में बहना नहीं। प्यार एक इम्तिहान है, सोचती हूँ सोचने से क्या, तेरा साथ मिलना नहीं, तेरे बिन भी रहना नहीं, तेरा साथ मिलना नहीं, तेरे बिन भी रहना नहीं। और इसी क्रम में आइए कुछ गज़ल के कुछ शेर एक गज़ल में प्रस्तुत करती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रशंसा के लिए, और ब्रिजेंद्र मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी की प्रशंसाएं मुझे मिल रही हैं तो मेरा उत्साहवर्धन भी हो रहा है। के दुबे जी बहुत धन्यवाद आपका भी। जो भी लोग पटल पे हैं और सुन रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं अपनी कुछ
अभी नई कुछ गज़लें हैं, उनका पाठ मैं करती हूँ, सुनिएगा कि धूप के आईने में सबर जाएगी, मतलब धूप के आईने में सबर जाएगी, धूप के आईने में सबर जाएगी, जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी, धूप के आईने में सवर जाएगी, जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। अब शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इतनी नफरत दिलों में न पाला करो, इतनी नफरत दिलों में न पाला करो, इतनी नफरत दिलों में न पाला करो, हर खुशी वरना घुट घुट के मर जाएगी, हर खुशी वरना घुट घुट के मर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है, पढ़ती हूँ कि दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, जिंदगी अब बता तू किधर जाएगी, जिंदगी अब बता तू किधर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर भी सुने कि साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, खुद ब खुद उम्र अपनी ठहर जाएगी, खुद ब खुद उम्र अपनी ठहर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर आखिरी सुने कि इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, धूप है दोपहर की उतर जाएगी, धूप है दोपहर की उतर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी, धूप के आईने में सवर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की प्रशंसाएं मिल रही हैं मुझे। राम प्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, सुबोध जी,
जय प्रकाश अग्रवाल जी, कंवल जी, के दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपकी सराहना के लिए। और आइए एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुंचाती हूँ। निश्चित मुझे उम्मीद है कि ये गज़ल आपको पसंद आई होगी और अब जो सुनाने जा रही हूँ वो भी निश्चित तौर पे आपके मन तक पहुँचेगी, इस उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ। सुने कि मुश्किलों से हमें जूझना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हार को भूल कर जीतना गया, हार को भूल कर जीतना गया। अब शेर पढ़ती हूँ, औरत के हवाले से बात करती हूँ। सुने कि एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, एक नाजुक लता लोग समझे तो क्या, मुझको शाखों के दिल थामना गया, हार को भूल कर जीतना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हार को भूल कर जीतना गया। अब ये शेर पढ़ती हूँ, सुने कि आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, आंधियों से लड़े तो हुआ ये असर, हमको तूफान का रुख मोड़ना गया, हमको तूफान का रुख मोड़ना गया, हार को भूल कर जीतना गया, मुश्किलों से हमें जूझना आ गया, हार को भूल कर जीतना गया। और इस गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाती हूँ। सुने कि पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, पार होने को जी चाहता ही नहीं, शुक्र है कि हमें डूबना गया, शुक्र है कि हमें डूबना गया, मुश्किलों से हमें जूझना गया, हार को भूल कर जीतना गया, हार को भूल कर जीतना गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गज़ल भी आपके मन तक पहुंची होगी निश्चित तौर पर। आइए मैं थोड़ी सी बातचीत भी कर लूँ। मैंने जो अखिल भारतीय मंच पर मेरी जो काव्य यात्रा का आरंभ था और जो बड़े मंच मुझे मिले वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो पहला मंच मैंने भोपाल में ही पढ़ा था, जीपीओ का,
और उसमें देश के बहुत नामचीन बहुत बड़े बड़े कवि आए थे, जिसमें कि हुल्लड़ मुरादाबादी जी थे, अल्हड़ बीकानेरी जी थे, एक प्रदीप प्रशांत जी हुआ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अलीगढ़ के वो थे। और एकता शबनम कोटा राजस्थान की कवित्री थी, वो थी। और बाल कवि बैरागी जी थे, मतलब तमाम बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैं बिल्कुल उस समय मेरा बिल्कुल मंचों पर मुझे पता भी नहीं था कि किस तरह से कैसे कविताएं पढ़ी जाती, कैसे तालियां ली जाती, ये सब तो मुझे नहीं। मैं गोष्ठियों वाली, मैंने वहाँ पर जो गोष्ठी में पढ़ती थी, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा आरंभ गोष्ठियों में ही हुआ। गोष्ठियों में जाती थी, भोपाल की जो भी गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो वहाँ मैं अपना काव्य पाठ करती थी, वहाँ जाती थी। फिर छोटे छोटे जो हमारे यहाँ दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव के जो आयोजन होते थे जो कॉलोनियों में, तो वहाँ मेरा जाना हुआ। तो वहाँ से मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई। रेडियो स्टेशन पर मैंने अपना रचना पाठ किया, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो मुझे बड़े मंच अखिल भारतीय जो भोपाल से बाहर मैं निकली हूँ, तो वो रमेश गुप्ता चातक उज्जैन के कवि थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे कवि और प्रोफेसर थे वो। उन्होंने मुझे कहीं सुना और वहाँ उन्होंने मुझे बुकिंग कर ली मेरी 3 आयोजनों की, जो हमारे मध्य प्रदेश में है, रतलाम, झाबुआ, जोबट, 3 मंच मुझे वहाँ पढ़ने के लिए दिए। वो गणेश उत्सव के आयोजन थे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता, अब तो सभी जगह लगभग होता है। तो वो आयोजन मैंने पढ़े, और वहाँ से फिर मैं ऐसा होता था उस समय कि जो नगर परिषद होती थी, नगर पालिकाएं होती थी, वो सुनने आया करते थे, उनके चेयरमैन और उनके जो भी अधिकारी थे। तो वहाँ जो भी कभी उनको अच्छा लगता था वो उसको वहाँ तुरंत बुक कर लेते थे। तो मेरा रतलाम में जो मेरा काव्य पाठ था, तो मुझे मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत ही जल्दी बड़े मंच और बड़े लोगों का सानिध्य मिला, बड़े लोगों के साथ पढ़ने का अवसर मिला। ये मतलब प्रभु की, माँ सरस्वती की कुछ विशेष ही मेरे ऊपर कृपा रही कि मुझे बहुत जल्दी से बड़े बड़े मंच मिले। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ 92-93 की बात है ये। तो मैंने जो है वहाँ रतलाम में मुझे फिर कोटा राजस्थान, बूंदी एक जगह है कोटा के पास, वहाँ के कुछ नगर परिषद के लोग आए थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुक कर लिया। और मैं बूंदी में मैंने काव्य पाठ किया, तो बूंदी से ही मुझे फिर वहाँ निकट में एक जगह है अलवर, वहाँ के लोग आए थे, उन्होंने कर लिया। ऐसे धीरे धीरे बस सिलसिला चलता रहा, और बस मैं जाती रही, और मुझे लोगों ने सराहना दी, बहुत सारे बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिए, और प्रभु की कृपा तो मेरे साथ रही ही। तो बस वहाँ से मेरी काव्य यात्रा जो शुरू हुई, तो चलती रही, जो आज भी सतत जारी है, और उम्मीद करती हूँ कि जारी ही रहेगी। मैंने बड़े कवियों में तमाम जो हैं, बाल कवि बैरागी जी, गोपाल दास नीरज जी ने तो मेरी गज़ल की किताब की भूमिका भी लिखी है, और कृष्ण बिहारी नूर साहब, और मैं नाम लूँ हुल्लड़ मुरादाबादी जी, मंच पे जो मंच के कवि, डॉक्टर कुंवर बेचैन, हरिओम पवार जी, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर जी, और विजेंद्र अवस्थी जी, और तमाम जो बड़े कवि रहे हैं, उन सबके साथ कवित्रियों में अगर मैं नाम लूँ तो माया गोविंद जी, प्रभा ठाकुर जी, इंदू जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, मतलब सभी के साथ लगभग मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ मैंने रचना पाठ किया है, और उनकी तमाम स्मृतियाँ मंचों की मेरे हृदय में अभी अंकित हैं। और अभी तो सफ़र मेरा जारी है। आइए अब इस बातचीत के दरमियान ही एक गज़ल की कुछ शेर और मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। बहुत से कमेंट हैं। जय कुमार रुस्वा जी जुड़ गए, अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारे बहुत पुराने कलकत्ता में
कुछ आयोजन होते हैं होली के, बहुत पहले मैं कलकत्ता आई हूँ और 2-4 बार आई हूँ, और वहाँ मैंने होली के पूरी श्रृंखला होती है कवि सम्मेलनों की, वो पढ़ी है। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। और जीवन जी हैं, आपको भी बहुत बहुत आपका स्वागत है। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत अच्छा। मेरे घर में जो है बहुत पुरानी रचना के लिए दिनेश जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ज़रूर सुनाऊंगी, कोशिश करूंगी। वो बहुत पुरानी मेरी गज़ल है, और उस गज़ल ने ही मुझे एक पहचान दी थी, बड़ी पहचान जो अखिल भारतीय मंच पर जो मुझे मिली, वो उस गज़ल से मिली है। मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। हाँ, अजय कुमार जी कह रहे हैं मधु पांडे जी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के उसमें आए अजय। अरे वाह, क्या बात है! गज़ल का बहुत बड़ा ही खूबसूरत नाम, और बहुत ही सहज और बहुत ही विनम्र सरल व्यक्ति अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। और ये तो हमारे बहुत अच्छे पुराने फेसबुक मित्र हैं, और मतलब इनकी तो गज़लें मैं पढ़ती रहती हूँ, इनका तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और कई बार मैं कभी बातचीत भी कर लेती हूँ, तो कुछ मैं खुद इनकी शिष्या ही बन जाती हूँ कि कुछ मेरा सुधार भी कर दीजिए। और श्रीधर जी जुड़ गए, तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए, तो मैं अब कुछ और बातचीत को विराम देते हुए मैं कुछ और गज़लें आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, ये गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ मैं। ये गज़ल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूँ है कि मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। अब शेर पढ़ती हूँ, सुने कि मेरी बदनामी का सामान किया करते हैं, मेरी बदनामी का सामान किया करते हैं, मेरी बदनामी का सामान किया करते हैं, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाने वाले, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। और ये शेर जो मुझे भी अच्छा लगता है कि अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले, दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इसी क्रम में एक गज़ल के कुछ शेर और आप तक पहुंचा देती हूँ। ये गज़ल भी बहुत मुझे पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी।
पढ़ती हूँ। जलती हूँ जलती हूँ शम्मा जैसी, तिल तिल पिघल पिघल के जलती हूँ शम्मा जैसी। जलती हूँ शम्मा जैसी, तिल तिल पिघल पिघल के दुनिया ने तोड़ डाले, दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के, दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के, जलती हूँ शम्मा जैसी। अब शेर पढ़ती हूँ, सुने कि पग पग पे इस सफर में बरसेंगे तुझ पे पत्थर, पग पग पे इस सफर में, पग पग पे इस सफर में बरसेंगे तुझ पे पत्थर, ये प्यार की डगर है, ये प्यार की डगर है, चलना संभल संभल के, ये प्यार की डगर है, चलना संभल संभल के, दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के, जलती हूँ शम्मा जैसी। और ये शेर सुने कि किसको किसको मैं समझूं अपना, किसको किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, मिलते हैं दोस्त भी अब, मिलते हैं दोस्त भी अब, चेहरे बदल बदल के, मिलते हैं दोस्त भी अब, चेहरे बदल बदल के, जलती हूँ शम्मा जैसी। इस गज़ल में 2 शेर कुछ आमद के हुए हैं, वो शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। एक बेबसी का मुफलिसी का चित्र है, और ये चित्र अगर आंखों के जरिए से आपके दिल तक उतर जाए तो मुझे आप सबकी दुआएं निश्चित तौर पे मिलेंगी। अगर मैंने कुछ अच्छा और सच्चा कहा होगा तो मैं पढ़ती हूँ, सुने कि जलती हूँ शम्मा जैसी, तिल तिल पिघल पिघल के दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के। एक बेबसी का चित्र है। आया आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, उंगली छुड़ा रहे थे, उंगली छुड़ा रहे थे, बच्चे मचल मचल के, उंगली छुड़ा रहे थे, बच्चे मचल मचल के, दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के, जलती हूँ शम्मा जैसी।
आखिरी है, कहते हैं मोहब्बत करने वाले मिला नहीं करते। कहीं निदा फाजली साहब ने कहा है अपनी गज़ल के मतले में कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। मैंने अपने ढंग से बात कही है, अगर ये बात भी सच्ची और अच्छी हो गई हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ती हूँ कि दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के, जलती हूँ शम्मा जैसी, कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, रह जाए जो अधूरे, रह जाए जो अधूरे मिसरे किसी गज़ल के, रह जाए जो अधूरे मिसरे किसी गज़ल के, जलती हूँ शम्मा जैसी, तिल तिल पिघल पिघल के दुनिया ने तोड़ डाले सपने मसल मसल के दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये गज़ल भी मेरी अच्छी लगी होगी। और दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राम प्रकाश सिंह जी आप कह रहे हैं समा बांध दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और आइए वो गज़ल जो बेटियां हैं उसकी फरमाइश भी है। इसके पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा गीत पर भी काम है, मैंने बताया था कि मेरी ये 2018 में एक गीत पर भी मेरी किताब आई है, तो मैं चाहती हूँ कि एक दो गीत भी आपके बीच रखूँ, और इसके बाद समापन में वो जो बेटियां गज़ल है और जिसकी फरमाइश की है उससे मैं समापन करूँगी। मेरे ख्याल में समय भी जो है अब थोड़ा ही बचा है, और उसका सदुपयोग करते हुए कुछ गीत भी मैं आप तक पहुँचाती हूँ। देखती हूँ मैंने पहले से तो कुछ डिसाइड किया नहीं था कि गीत मैं क्या सुनाऊंगी, ढूंढती हूँ इसमें कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा। एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे बिगड़े सुरों को भी वही तो साज देता है, मेरे बिगड़े सुरों को भी वही तो साज देता है। वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है, वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। बंद पढ़ती हूँ, सुने। मेरी धड़कन की सरगम को भी वो पहचानता तो है, मेरा है फासला उससे ये वो भी जानता तो है, मेरे टूटे हुए पंखों को वो परवाज देता है, मेरे
परवाज देता है। वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। भले ही तन दिखाई दे मगर आपको मैं नजर आ रही हूँ, सुनाई पड़ रहा है? जरा मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज। कुछ एक फोन आ गया था तो कुछ डिस्टर्ब हो गया। दोबारा आप सुन पा रहे हैं मुझे? देख पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ एक फोन आ गया था तो कुछ डिस्टर्ब हो गया था बीच में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके, मैं फिर से शुरू करती हूँ जी। भले ही तन दिखाई दे मगर कुछ और भी तो है। भले ही मन दिखाई दे मगर कुछ और भी तो है। एक मिनट में वो गीत कुछ डिस्टर्ब हो गया था और मैं ढूंढती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे याद नहीं है वो गीत, इसलिए मुझे देख कर ही पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा तारतम्य मेरा टूट गया है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। एक मिनट में गीत निकाल लूँ, बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। मेरे बिगड़े सुरों को भी वही तो साज देता है। वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। बंद पड़ती है दूसरा। भले ही तन दिखाई दे मगर कुछ और भी तो है। भले ही मन दिखाई दे मगर कुछ और भी तो है। इसी सांचे को जीने का नया अंदाज देता है। वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। बंद है, देखें कि कभी पर्वत कभी झरना कभी नदिया कभी सागर। कभी पर्वत कभी झरना कभी नदिया कभी सागर। सभी को जोड़ कर रखा वो है बस प्रेम का आखर। सभी को जोड़ कर रखा वो है बस प्रेम का आखर। सुबह को शाम होने का वही आगाज देता है। वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। बिछड़ जाऊं न मैं उससे उसे ये डर सताता है। बिछड़ जाऊं न मैं उससे उसे ये डर सताता है। वो मेरे पास होता है जमाना भाग जाता
है, वो मेरे गूंगेपन को भी कई अल्फाज देता है, वो मेरे गूंगेपन को भी कई अल्फाज देता है, वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। आखिरी है, मेरी ऊंचाइयों गहराइयों से उसका नाता है, मेरी ऊंचाइयों गहराइयों से उसका नाता है, वो दुनिया को निभाता है तो मुझको भी निभाता है, मेरे झुकते हुए सर को उठाकर ताज देता है, वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है, वो मेरा कौन है जो दूर से आवाज देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गीत अच्छा लगा होगा। और आइए, समय मेरे ख्याल से बिल्कुल 2-4 मिनट ही शेष हैं। उसमें मैं जो आखिरी बेटियां, बहुत पुरानी, मेरी 25 साल पुरानी ये गज़ल है, और मैं खुद स्वयं ही उस समय बेटी ही थी, और मैंने जो जिया था, जो महसूस किया था, वही मैंने कागज़ पर उतारा और लोगों के मन तक पहुंचा। वो गज़ल मैं आप तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। शेर पढ़ती हूँ। ओढ़ कर स्वप्न सारा शहर सो गया, ओढ़ कर स्वप्न सारा शहर सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, बन के खुशबू महकती रही बेटियां, अम्मा दादा के आंसू के अंगार पर, मम्मी पापा के आंसू के अंगार पर, बन के बदली बरसती रही बेटियां। और ये शेर, बेटियां कल भी सुरक्षित नहीं थी, आज भी सुरक्षित नहीं है। तब कहती हूँ कि इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। और गजल का एक नाजुक सा शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुने कि अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें,
बेटे अपनी फरमाइश तुरंत कह देते हैं, लेकिन बेटियां अपने मन के अंदर रखती हैं, बहुत सकुचाती हैं कहने में। तब मैंने ये शेर कहा था, अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, अब की तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इस पटल पर आकर मुझे सुना और मुझे सराहा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, ख़ास तौर से रवि जी का, अजय जी का, जिन्होंने इस पटल पर मुझे बुलाकर आप सभी से रूबरू कराया, आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच आने का मुझे अवसर दिया। और अंत में बस यही कि बहुत जल्दी, वैसे तो अब हम लोग थोड़ा सिलसिला आने जाने का शुरू हुआ है, लेकिन कोविड के कारण अभी कहीं ना कहीं मन में भय है, और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि इस भय से हम निकलेंगे। बहुत जल्दी वैक्सीन तो आ ही रही है, और बहुत जल्दी हम उसी रफ्तार से, उसी गति से हम अपने जीवन को जी सकें, इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।